सतरंगीज। तो आज हमारे घर बहुत एक स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं एंड शी इज नन अदर देन मिस प्रिया गामरे। थैंक यू। तो आज इनके बारे में ऑफ कोर्स बहुत सारा डिस्कशन होगा एंड वील एक्चुअली गेट टू नो हर, लाइक वो अपने लाइफ कैसे जीते हैं, करियर ये वो आपको तो सेक्शन सारे पता ही होगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट, बट हाँ एंड तक जरूर बने रहना। सुप्रिया, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो चाइल्डहुड कोई ऐसी मेमोरी रही होगी जो आपको आज तक याद है, या जिसकी वजह से लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया जो आप कभी भुला नहीं पाए। चाइल्डहुड मेमोरी जो मेरी बहुत ज्यादा ताजी है वो एक है कि मैं जब भी पढ़ाई करती थी ना तो टीवी के सामने बैठ के करती थी। पता नहीं क्यों, मतलब मैं अकेले ही पढ़ाई करती थी लेकिन टीवी चालू रहता था, भले मैं टीवी देखूं नहीं देखूं टीवी चालू रहता था। और मैं बचपन से ही शाहरुख खान की फैन हूँ। मतलब शाहरुख खान जब केवल में आया था, सर्कस में आया था, फौजी, वो सब मैं देख चुकी थी, तो मैं बहुत क्रेजी फैन थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि आगे जाकर मैं एक्ट्रेस बनूंगी। सो वो एक कनेक्शन जो मेरा टीवी के साथ था वो आगे जाके ऐसा बना कि मैं शाहरुख खान को ढूंढने के लिए इंडस्ट्री में आई कि मुझे शाहरुख खान को मिलना है। एंड वो पता नहीं कैसे क्या चीजें लाइंड अप हुई, कैसे चेन बना, एंड आई फाइनली मेट शाहरुख खान। और मैंने शाहरुख खान से मतलब बात भी की, शाहरुख खान को हक भी किया और मेरा वो ड्रीम कम ट्रू हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद इसी मोमेंट के लिए मैं इंडस्ट्री में आई। तो आपने आपकी एक्टिंग की जो जर्नी है वो आपने कहाँ से शुरू किया और आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े? ओके वैसे एक्टिंग ना तो हर इंसान अपनी लाइफ में करता है। जब झूठ बोलता है स्कूल जाने के लिए, पेट दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, सो एक्टिंग इज इनबिल्ट, सब में होती है, ठीक है। बट मैंने एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं था लाइफ में। छोटे मोटे प्लेज जो स्कूल में होते थे वो करती थी, लेकिन टारगेट नहीं था ऐसा कुछ कि मुझे एक्टर ही बनना है। लेकिन लाइफ ने ऐसा गोल मटोल घुमाया मुझे। मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैं जूनियर्स में आई थी, ऐसे पीछे बैकग्राउंड में, और 2-3 बार गई और अच्छे खासे पैसे मिलते थे, तो थोड़ा और शौक चढ़ा कि एक्टर्स को देखने मिलता है, टीवी सीरियल्स वालों को देखने मिलता है। और फिर वहां पे अचानक उनको एक स्टंट आर्टिस्ट की जरूरत थी और वहां पे कोई नहीं था। मतलब उनके पास लड़कियां अवेलेबल नहीं थी बिकॉज इट वाज 9 PM एट नाइट। अच्छा। सो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप करोगे क्या, बिकॉज मैं पहले से एथलीट बॉडी है मेरी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और उस वक्त भी मैं स्लिम थी, लेकिन वो दिखता है ना एक बॉडी स्ट्रक्चर। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ऐसे मुझे नहीं मालूम ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला हम लोग सिखा देंगे। तो वो पहला टेक बहुत ज्यादा ये था मेरे लिए, मेमोरेबल था। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला यहाँ से जम करके नीचे आना है, तो मेरा क्विक हो गया एक ही टेक में, एक दिल खुल गया मेरा उस पर। फिर एक शूट कर रही थी मैं, काव्यांजलि करके सीरियल था, उसमें अमृता सिंह मैम जो है वो थी, और मैं अनीता हंसनंदानी का डुप्लीकेट कर रही थी। अच्छा। और राउंड ट्रॉली कैमरा था, फुल ऐसा घूम रहा था, तो मैं बराबर उनका बॉडी मेरा बॉडी बहुत मैच करता था, तो वो मुझे प्रेफर करते थे एज अ बॉडी डबल। तो मैं बॉडी डबल कर रही थी और उनके डायलॉग्स चल रहे थे जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर प्रॉम्प्ट कर रहा था। और मैं वो डायलॉग्स के हिसाब से मैं बॉडी मूवमेंट कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, क्योंकि ऐसे स्टिल मुझे खुद को ही नहीं पसंद, मैं वो जस्ट ऐसे ही कर रही थी कि गेस्टर्स करना वगैरह। और वो सब हुआ ना जब शॉट, तब मुझे अमृता मैम ने बोला कि आई जस्ट सॉ योर फेस ऑन स्क्रीन। जैसे मार्किंग लेते ना तो एक्टर्स को नहीं बुलाते, जो भी खड़ा होता है आजू बाजू में आजा फोकस लेता हूँ, तो मुझे फोकस के लिए बुलाया था। और मैम ने देखा, मैम बोले आई जस्ट सॉ योर फेस ऑन स्क्रीन, तुम्हारा फेस बहुत फोटोजेनिक है, तुम क्या ये कर रही हो स्टंट, कल को तुम्हारे हाथ पैर टूट गए ना तो घर में बैठ जाओगी, 2-4 लाख रुपए मिलेगा, क्या करोगी तुम इसका। सो इट्स बेटर कि तुम ना एक्टर बनो। क्योंकि अभी जब सीन चल रहा था, तुम जो डायलॉग वो बोल रहा था तुम रिपीट कर रहे थे ना, तुम्हारे फेस पे वो सारे एक्सप्रेशंस आ रहे थे। और मुझे ये मालूम ही नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड ट्राई इन एक्टिंग। तो वो ऐसा होता है ना अंदर से, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिली अमृता सिंह मैम से, बोले यस मैम मैं कोशिश करती हूँ। हाँ करो, फोटो निकालो, 2 बालाजी में यहाँ वहां जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, डू इट, यू विल गेट इट, यू आर फोटोजेनिक एंड यू लुक गुड एंड यू एक्ट वेल ऑल्सो। दिखता है, समझ में आता है, एंड वो सीनियर है। उनको वो बोलता ना एक देख के समझ में आता है, तो वो अंदर से हो गया था, लेकिन करे क्या वो नहीं पता था। लेकिन आस्ते आस्ते ना मुझे काम मिलने लगा, एंड दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है अमृता मैम ने जो मुझे एनकरेज किया,
उससे मैं नहीं जानती थी मैं एक्टर हूँ, उन्होंने मेरा एक्टर मुझे देख के दिखा दिया कि भाई ये तू है वो actor। मोटिवेट करती। फिर मुझे मराठी फिल्म्स मिले एज ए लीड में। हाँ। वो भी एक अलग किस्सा है, वो अचानक ही मिला। हम लोग शूट किए, स्टंट करके मैं रिटर्न जा रही थी, जो रिक्शा मुझे मिला उसने मुझे सिर्फ पवई तक छोड़ दिया। बाइक वाला आके मेरे सामने रुक गया, तो बोले मैम आपको कहीं छोड़ूं क्या, बिकॉज यहाँ पे रिक्शा तो मिलेगी नहीं। मैं बोला हाँ सर प्लीज अगर मुझे छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बोले कहाँ तक जाना है? मतलब जाना तो है मुझे था ना, लेकिन आप गांधीनगर तक छोड़ दोगे ना तो भी मेरे लिए मेहरबानी होगी। बोले हाँ कोई बात नहीं बैठो। मैंने उनको बोला कि मैं शूटिंग में काम करती हूँ, मेरा जस्ट पैकअप हुआ 7 बजे और मैं आई, और वहां पे 8:30 कुछ 9 बजा था जब मैं वहां पे पहुंची। तो उन्होंने बोला अरे मैं भी स्टिल फोटोग्राफर हूँ, इंडस्ट्री में ही हूँ। मैं अरे वाह। तो बोले हाँ मैम आपका ना फोटोज मुझे दे देना, मेरा एक फ्रेंड है ना मराठी फिल्म बना रहा है, मैं उसको दे दूंगी। बोले ठीक है। तो उतरते ही मैंने उसको, बैग में रहते थे नंबर होता था उसके ऊपर, तो वो मैंने निकाल के दिए उनको। तो वो बोले ठीक है मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त को आपको कॉल करेंगे। बोले ठीक है। और एक्चुअली मुझे 4 दिन बाद कॉल आया, तो मैं जाके मिली, उन्होंने देखा और पता नहीं प्रोड्यूसर ने मुझे देखा और बोलता यार तो मेरी बेटी जैसी है। और उन्होंने मुझे बेटी भी माना और मुझे हीरोइन का काम भी दिया। वो पहली फिल्म मेरी रिलीज नहीं हुई, लेकिन उससे ना मेरे लोग जुड़े। हाँ। जो डायरेक्टर जुड़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ा, और जो अदर थे वो इतने जुड़े कि मुझे काम से काम मिला। एंड हियर आई एम। सुप्रिया, एज वी ऑल नो कि आपने मणिकर्णिका में भी एक बहुत अहम किरदार निभाया है, जिसमें आपने अपनी एक्टिंग से साबित कर दिया कि मैं तो पहले से जानता था, पर अपने फैंस को भी साबित कर दिया कि यू आर एन अमेजिंग एक्ट्रेस। सो उसके पीछे कोई स्टोरी रही कि इट्स अ बिग बैनर फिल्म, तो आप वहां तक कैसे पहुंचे? देखो मेरे ना हर स्टोरी के पीछे एक स्टोरी होती है। मतलब आप कोई भी सवाल पूछोगे ना उसके पीछे एक स्टोरी आपको जरूर मिलेगी। और मणिकर्णिका के पीछे ना एक ऐसी बैक स्टोरी है, और फिर मणिकर्णिका की स्टोरी है। ओके। बैक स्टोरी ये है कि जब मैं स्टंट्स में करती थी, एक्शंस में करती थी, सो वन ऑफ माय फ्रेंड जो मेरे साथ काम करते थे, हबीब, वो मास्टर बनने वाले थे। मतलब वो उन्होंने बोला था कि मैं आगे जाके मास्टर बनूंगा, जो भी फाइटर्स होते हैं आगे जाके मास्टर बनते हैं। तो मैंने हबीब को एक जबान दी थी कि जब तुम मास्टर बनेगा ना मैं तेरे लिए स्टंट में काम करूंगी। फाइनली उस वक्त जब मणिकर्णिका उसको ऑफर हुई, दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म आई गेस, फर्स्ट और सेकंड आई डोंट रिमेम्बर, बट उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला कि देख मैं कर रहा हूँ फिल्म, मैं मास्टर बन गया, तुझे पता है मैं कर रहा हूँ फिल्म, और तूने मुझे बोला था कि मेरे लिए काम करेगा। मैं तुझे बॉडी डबल में नहीं बुला सकता क्योंकि तू भी अभी एक्ट्रेस बन गई है। तो मणिकर्णिका में एक स्मॉल कैरेक्टर है, ठीक है, जिसमें फेस भी दिखेगा और मतलब थोड़ा सा तलवार फाइट वगैरह ये सब होगा, तो तू करेगी क्या? मैं बोला नेकी और खुशबू जितनी बड़ी फिल्म है और मुझे दे रहा है तो बोला बहुत बड़ी बात है, मैं करूंगी डेफिनेटली। और मैं शूट कर रही थी, तो हम लोग का एक सीन था जहाँ पे घोड़ा गाड़ी है और वो नीचे ना पूरे पत्थर है। कौन सा स्टूडियो? रामोजी स्टूडियो। वहां पे नीचे पूरा पत्थर था और पूरा क्रोमा का सेट लगा था, मतलब पीछे पूरे पर्दे लगाए हुए थे। और वहां जाने से पहले मुझे ऐसा ये फील हुआ, ऐसे एक थॉट आता है ना, ऐसा थॉट आया मेरा टांगा पलटी हुआ तो हाँ ऐसा आया मुझे थॉट। तो फिर ना वो माइंड अपना पता आंसर भी देता है वैसा कि मैं आई एम इनटू हीलिंग एंड मेडिटेशंस, तो मेरे माइंड ने आंसर दिया कि तूने यहाँ पे ऐसे इसमें छुप जा, तेरे को नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया था। और हम लोग को केबल्स लगाई थी, मेरे पीछे केबल थी इतनी। दूसरी लड़की थी उसको बड़ी थी क्योंकि उसको झुक के वो लगाना था, और वह खड़बुड़ी रास्ता था ना, तो इसकी वजह से बहुत प्रिकॉशंस रख रहे थे उन लोग। और कट्टू एक्शन हुआ, हम लोग का टांगा निकला, हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे, फुल लगे पड़े थे। कट्टू टांगा का टायर टूटा और टांगा एक साइड में हुआ। नसीब वो जो थी ना, वो फॉरनर थी जो कंगना का डबल कर रही थी, उन्होंने टांगा खींचा जोर से, पहले घोड़े रोके फिर चालू में जंप किया और ये ना ऐसे हो गया। और वहां पे हबीब शूट कर रहा था, उसने देखा ये हुआ, ओ शिट बोलता ना, टांगा गिरा करके वैसे ही धड़ धड़ वो वहां से भागा, सब लोग भागे। और मैं टांगे के अंदर, क्योंकि मेरी जो केबल थी वो छोटी थी, मैं बाहर जंप नहीं कर पा रही, और पीछे निकालने तक वो टांगा गिर चुका था। फिर हबीब आया, क्या हुआ, तू ठीक है ना? अंदर में बोला ठीक है, लेकिन आराम से उठाना, मेरे हाथ में कुछ घुस गया। तो उसने आराम से उठाया, देखा पूरा हाथ खून खून हो गया था ये वो। फिर जो डायरेक्टर थे वहां पे वो आए और बोले प्रिया, आई वुड लाइक टू ऑफर यू द कैरेक्टर ऑफ सुंदर। हमें मतलब मेरे को खून देना पड़ा। चमत्कार, मतलब स्टंट के लिए बुलाना, एक्सीडेंट होना, पता नहीं, वो आके मुझे बोल रहे हैं आई विल कास्ट यू फॉर सुंदर, और मेरी कास्टिंग हो गई। वाओ। पता है जब मैंने फिल्म देखी सारे डायलॉग गायब। सारे डायलॉग्स गायब, सारे सीन्स गायब, सब कुछ एडिट हो चुका था। सिर्फ मेरा एक ही डायलॉग था उसमें,
आपको बाबा जी बुला रहे हैं, बस बस पूरा सीन में मेरे डायलॉग, मतलब इतने सारे डायलॉग्स बोले थे वो भी सब गए, कुछ भी नहीं, सब एडिट हो गया। मेरा प्रेजेंस है, मैं सिर्फ आ रही हूँ, हंस रही हूँ, अरे वाह यही सब दिख रहा है, कुछ नहीं डायलॉग्स, मेरा सारा डायलॉग्स गायब। तो जैसे कि आपने कहा कि आप एक हीलर भी हो, जी। तो ये प्रोसेस क्या है, हाउ डज इट वर्क, प्रोसेस कैसा है हीलिंग का, क्या करना पड़ता है, लाइक थोड़ा सा अगर बताए तो फॉर आवर व्यूअर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हीलिंग क्यों सीखी ये भी बताऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरा एजुकेशन ज्यादा नहीं हुआ, मैं 12th ही किया है, 12th में फर्स्ट क्लास में पास हुई हूँ, बट उसके बाद ड्यू टू फैमिली कंडीशंस नहीं हो पाया मेरा आगे का पढ़ाई, और मुझे ना कुछ सीखने की क्रेविंग थी, और मुझे पता ही नहीं था क्या सीखूं। और मेरी एक फ्रेंड ऐसी मिली मुझे जो हीलर थी, तो शूट पे ऐसे मिले और उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो कुछ ना मतलब अट्रैक्ट हुई मैं वो चीज को कि मुझे भी ये करना है। सो आई स्टार्टेड विद प्राणिक हीलिंग। अच्छा, मैंने प्राणिक हीलिंग किया, फिर मैंने क्रिस्टल हीलिंग करके प्राणिक हीलिंग इज व्हाट? प्राणिक हीलिंग इज अ काइंड ऑफ हीलिंग, जो भी हीलिंग होती है ना वो विदाउट टच होती है। अच्छा, हम लोग ह्यूमन बॉडी टच नहीं करते, मतलब अगर आप मेरे सामने भी नहीं हो तो भी मैं इमेजिनेशन में आपको डिस्टेंस हीलिंग दे सकती हूँ। वो चक्रास, जो आपके चक्रास होते हैं 7 चक्रा, 7 चक्रा पे हम लोग हीलिंग देते हैं, या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे भी दे सकते हैं वो हीलिंग देके, बट इसमें टच नहीं होता बॉडी, ठीक है। जैसे रेखी भी होती है उसमें टच नहीं करते हम लोग बॉडी। इट इज लाइक जो एनर्जी हीलिंग्स जो होती है वो एक्चुअली आपके एनर्जी को हील करते हैं, जैसे हम लोग ऑरा बोलते हैं, चक्रास बोलते हैं, ये विजिबल नहीं होता अपने आंखों से। तो तुम्हारी एनर्जी अगर दूषित है तो वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी दूषित कर सकती है। जैसे नजर लगती है तो बोलता है ना मेरा सर चल गया, सर दुख रहा है, किसी को उल्टियां होती है, किसी का पेट दर्द होता है, लग रही है, क्योंकि वो तुम्हारे ऑरा में आके एक जगह पर चिपक जाती है और वहां का फिर पार्ट, वो बॉडी पार्ट पेन होने लगता है या कुछ होने लगता है। सो हम वो ऑरिक बॉडी है ना वो हील करते हैं। अच्छा, तो इसका आपका यही प्रोसेस है, लाइक यू डू, मतलब आप चांट करके हील करते हो कि नहीं? वो एक प्रोसेस होती है जिसमें इन्वोकेशन होता है, भगवान को कनेक्ट होते हैं। हमको पहले ना कनेक्शन चाहिए, जैसे आप मोबाइल है उसमें चिप नहीं डालोगे तो फोन नहीं लगेगा, तो हमको सिम कार्ड डालना पड़ता है, वैसा ही प्रोसेस है। यू हैव टू कनेक्ट फर्स्ट, यू हैव टू कनेक्ट टू द गॉड। जब हम लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, हमारे जो मास्टर्स है, गुरु हैं, उनको कनेक्ट होते हैं पहले, उनको प्रे करते हैं, उनको बोलते हैं हमें गाइडेंस दो। जब हम मेडिटेशंस में या हीलिंग में आ जाते हैं ना, हमें अंदर से ही फील होता है कि इस इंसान का ना अगर कोई और प्रॉब्लम होगी, मतलब अगर वो बोल रहा है बार बार स्टमक पेन हो रहा है लेकिन कुछ हील नहीं हो रहा है, तो हमें ना कहीं कहीं इंट्यूशन आता है कि इसका ना ये प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसको ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं। सो वो भी मतलब बोलते हैं ना जो गुरु है हमारे, वो हमें बता देते हैं। सो हम वैसे उस तरह से इंट्यूशंस पे भी हील करते हैं। एक और जो क्रिस्टल हीलिंग है ना, वो तो जो क्रिस्टल्स है वर्ल्ड में, वो सब क्रिस्टल्स हमारे ये है मेन, हमारे मास्टर क्रिस्टल जैसे एमेथिस्ट है, सब बोलते हैं, सबको पता है एमेथिस्ट क्या है। एमेथिस्ट, ब्लैक टर्मोलिन, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, ये सब हमारे मास्टर क्रिस्टल्स है। तो मैं सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स यूज नहीं करती, सिर्फ इमेजिनेशन में हम लोग क्रिस्टल्स को बोलते हैं कि हमारा ये काम कर दो। अगर किसी को कुछ सर्दी वर्दी हो गई तो क्विक हीलिंग भी दे सकते, ऑन द स्पॉट लोग हील हुए। हाँ, प्रोसेसिंग में ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको आपकी परमिशन के बगैर हील नहीं कर सकती। द मोमेंट आई गिव अ रॉन्ग हीलिंग, मैं अगर कुछ गलत कर दूंगी, अपने आप डिविनिटी से मेरा कनेक्शन कट हो जाएगा और मेरी हीलिंग में फिर पावर बिल्कुल नहीं रहेगा। और एक हीलिंग की है मैंने, आई मीन नॉट हीलिंग, इट इज क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ मैं। जैसे पिक्चर में दिखाते ना, अब तू मेरे जैसे, मैं जो बोलूंगी वही तू करेगा, तो सारा ज्वेलरी निकाल के मुझे देगा, पिक्चर में दिखाते हैं, वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। एक्चुअल में हम लोग हील करते हैं उनको। So, अगर आप ये बोलोगे कि यार मैं तो महाराजा हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो क्वीन हूँ, जैसे मैं बोलती रहती हूँ आई एम अ क्वीन, सो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, सब कुछ होता है, आई फील लाइक क्वीन, और मुझे ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलती है। सो आप जो भी सोचोगे ना वो आप हो। शाहरुख खान का डायलॉग है, पता है शाहरुख खान ने बोला था वहां पे, मैं एक दिन में इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा, ये वहां पे बोला था बैक स्टैंड पे खड़ा होके, एंड he did it, he manifested it। yes, शाहरुख खान ने हर चीज मैनिफेस्ट किया है। इवन शाहरुख खान इज इनटू दिस माइंड। शाहरुख खान का माइंड बहुत बाप रे, बहुत मेरे गुरु है वो, आई मीन एक्टिंग गुरु है। करेक्ट। सुप्रिया, एज एन पब्लिक फिगर और एज एन एक्ट्रेस, आपको काफी सारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता होगा, तो yes, किस तरह yes, बहुत ज्यादा। and how you deal with it? I mean, सबसे ज्यादा ट्रोल होती हूँ मैं तो मेरी बॉडी से। मतलब पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार, इसका पेट इतना बड़ा है, ये प्रेग्नेंट लग रही है, प्रेग्नेंट है क्या, इतनी मोटी है ये, आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन ट्रोल भी करते हैं।
मेरी भी खुद की एक ऑडियंस है जो मुझे पसंद करती है, जैसी भी मैं हूँ, मैं मोटी हूँ या जैसी भी हूँ, मेरे को पसंद करती है। तो उनको मैं पसंद नहीं करती हूँ, उनका प्रॉब्लम है। तो मेरे पास है ना लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उन पे फोकस करती हूँ। ये जो ट्रोल करते हैं ना, ये जो लोग आपको हर्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं? बिकॉज वो खुद हर्ट है। अगर मैं आपको कुछ बोल दूं तो आप मुझे इधर फटक से थप्पड़ मार सकते हो, मुझे उल्टा बोल सकते हो, लेकिन अगर वहां जाके बोलूंगी तो आप उल्टा नहीं दे सकते। तो ये बस दे के भाग जाते हैं कि ये ले, ये ले, ये ले। उनका जो जमा है ना, वो जो खजाना, कचरा, बस कचरा, कचरे का खजाना, हाँ, वो बस ऐसे वो इधर उधर बांटते फिरते हैं। और दूसरे जो प्राणी होते हैं ना, वो अटेंशन सीकर होते हैं। यार मैं कुछ गलत बोल दूंगा ना, मुझे अटेंशन मिलेंगे, और 10 लोग और नीचे कमेंट करेंगे, फिर कोई आके लाइक करेगा, मेरा फॉलोअर बढ़ जाएगा। ये भी होते हैं। सो 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। तो अगर आप एक्टर नहीं होती तो ऐसा कौन सा करियर पाथ है जो आप चूज करती? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं किसी गरीब घर में हाउसवाइफ होती, 4 बच्चे होते, मेरे में चूल्हा चलाती, रोटी बेलती। मेरी जिंदगी कुछ नहीं होती। सो अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई लाइफ लेसन देना चाहें जो अब तक आपने अपनी जर्नी में ऑब्जर्व किया हो। सो वो यही है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव इन सेंस ये नहीं कि कुछ भी हो गया उसमें पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मतलब अपने दिमाग को प्रोग्राम करो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो। आज मुझे बिरयानी खानी है तो फोकस ऑन बिरयानी, या मुझे दाल चावल नहीं खाना है, दाल चावल नहीं खाना है, ऐसा नहीं। तुमको क्या चाहिए ना, उसके बारे में सोचो। और जब आप उस चीज पे फोकस करते हो जो आपको चाहिए, तो आपका माइंड वो चीज को आपको लाके देगा। भगवान से बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के मिल जाता है, वो मिल जाता है, क्योंकि आपको जो चाहिए उसी पे फोकस करो। जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही क्यों है? ठीक है, वही करो जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो। जो भी करोगे उसमें 100% आपका एफर्ट्स डालो, सब कुछ करो, मतलब 100% डेडिकेट करो, वो चीज आपको मिलेगी। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो तो तुम खुद अपना ऑरा खराब कर रहे हो, तुम खुद नेगेटिव हो रहे हो। तुम लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचो, तुम्हारा भी अच्छा होगा, मतलब सबका भला हो, मेरा भी हो। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। Are we ready for the rapid fire? So, bathroom singing or karaoke? बाथरूम सिंगिंग, Classical dancing or western dancing? वेस्टर्न डांसिंग, Indian or Chinese food? इंडियन, Saris or western? सारी देखो मैं पहनी है। Beaches or mountain? बीचेस, Rain, winter or summer? रेन, Party animal or like staying indoors? बोथ, Home cooked food या ordering? होम कुक, होम कुक, Girls night out or travel with partner? ट्रैवल विद माय पार्टनर, Nice. Theater or OTT? थिएटर, Self care at home or luxury spas? लग्जरी, बस बैठे Luxury. So that was our rapid fire round, guys. Let's move on to the next section, जो कि है food, food, food. देखो भाई, आज प्रिया हमें खिलाने वाली है आलू के पराठे बना के। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, और रेसिपी जानने के लिए आप भी यहीं बने रहिएगा। पराठा भी फूल जाता है। पराठा मस्त यम्मी पराठा। मेरे को दे पहले। नहीं मेरे को अरे देना, मुझे खाना मैं है। शूट पे था, इतनी मेहनत लगी है, देख छोड़, प्रिया जी ने मेरे लिए बनाए थे। अच्छा बाबरे बाबा, एक जन खा लो, गरम है। As usual. प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतने अच्छे पराठे खिलाने के लिए तो मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। पराठा वाकई में बहुत दमदार था, जो मैंने खाया है मैं भूल नहीं सकता। थैंक यू पराठे के लिए। सो व्हाट्स योर फेवरेट कुजीन? इंडियन, ऑफ कोर्स, महाराष्ट्रियन, इंडियन। इंडियन, ओके। आपका कोई महाराष्ट्रियन फूड है जो आपको बहुत पसंद है क्या? उसकी कोई क्विकेस्ट रेसिपी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मेरा फेवरेट है करेला। करेला। हाँ, लोगों को कड़वा लगता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्विक रेसिपी बोले तो करेले को कट करो, ठीक है, हाँ। उसको नमक में डाल के थोड़ी देर रख दो। ओके। प्याज और मिर्ची बारीक बारीक चॉप करना,
और क्विकेस्ट रेसिपी वही है, सिर्फ प्याज और मिर्ची पड़ती है उसमें। हाँ। और फिर करेले को जब नमक के पानी में, मतलब नमक में रह जाता है तो थोड़ा पानी छोड़ देता है, उसको बस स्क्वीज करो अच्छे से, मतलब वो ड्राई हो जाए ऐसे, और फिर उसको इसमें छोड़ दो, मतलब तेल प्याज मिर्ची करेला डाला उसमें निचोड़ के, और सिर्फ ऐसे फ्राई करो। लेकिन मैं ना उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई करती हूँ, उसको थोड़ा बर्न करती हूँ। ओके। वो बर्न्ड करेला, वो जो उसका टेस्ट आता है ना, क्रिस्पी हो जाता है, क्रिस्पी भी थोड़ा आता सा। है, और वो ना एक बर्न्ड फ्लेवर होता है, पता है, जैसे बर्न्ड गार्लिक फ्लेवर होता है, वैसे एक बर्न्ड करेला फ्लेवर जो है मुझे बहुत पसंद है, और उसको गरम गरम चपाती के साथ। मुझे भूख लगी अभी। तो कोई फेवरेट रेस्टोरेंट मुंबई में? कैफे सफर, उसका खाना फूड इज बहुत यम्मी। तो आई थिंक वी शुड आल्सो ट्राई। आपका कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड जो आपको बहुत पसंद है? ऑफ कोर्स आई एम अ मुंबईकर, वड़ा पाव, व्हाट एल्स। अगेन वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव। बिना पाव के कुछ नहीं। थाना में इतने सारे वैरायटीज के वड़ा पाव मिलते हैं ना, कोई वो जो चटनी होती है ना ठेचा, उसके साथ वड़ा पाव देता है, कोई वो बेसन का होता है उसके साथ वड़ा पाव देता है, कोई क्या, मतलब वड़ा पाव पे भी इतने सारे वैरायटीज आए ना। बट पहले उतने ऑप्शंस नहीं थे वड़ा पाव में, ये सारे ऑप्शंस आए कहाँ से मार्केट? देखो अभी ना हर चीज है ना, उसका प्रेजेंटेशन चेंज हो गया है, लोगों को सेम फूड खा के Variety अच्छा नहीं चाहिए, लगता, correct, तो उनको वैरायटी चाहिए। सो ये डेकोरेशन का काम करता है। वड़ा पाव फ्रेश होता है, 2 वड़ा पाव खा लिया ना, एक मील खत्म। एग्जैक्टली। 10-20 रुपए में काम हो जाता है। सो आज का हम अपना व्लॉग यही खत्म करते हैं, और हमारे चैनल पे प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए क्या करना है? Hey my lovelies, please like, share and subscribe. और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।